हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। बिहार दरोगा मेंस जिसका एग्जाम प्री एग्जाम 2019 में हुआ था, उसका मेंस एग्जाम 11 अक्टूबर को होना है। 11 अक्टूबर 2020 में उसकी एग्जाम डेट आई है, तो उस दिन वो होना है। उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर आज से हमने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स। हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही हम इन वीडियोस में देखेंगे। अभी हम पहले गणित की कर रहे हैं, रीजनिंग की भी स्टार्ट होने वाली है वीडियो। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो अगर आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है तो हमें पूरी जान लगा देनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो उसी में पहला जो प्रश्न है वो क्या है, 10 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है। अगर 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी। यानी पहले 10 छात्र थे, उनकी औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर थी, 20 और आ गए, उनकी 120 है अलग से। अब हमें 30 के 30 छात्रों की औसत ऊंचाई बतानी है। आपको पता होगा औसत जो होता है वो किसके बराबर होता है, योग बटे संख्या, है ना। हमें यहाँ पर औसत दिया है, संख्या दी है, हमें क्या निकालना है, योग। तो यानी इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो अगर हम 10 छात्रों की टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई की बात करें, 10 छात्रों की कुल ऊंचाई की बात करें तो 105 गुणा 10 यानी 1050 सेंटीमीटर। और अगर हम 20 छात्रों की कुल ऊंचाई की बात करें तो 120 गुणा 20 यानी 2400 सेंटीमीटर, है ना। अगर हम यहीं पर 30 छात्रों की बात करें तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 3450। अब देखिए हमें यहाँ पर नए छात्रों का औसत निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3450 को अगर हम 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 115 सेंटीमीटर। तो कितनी ऊंचाई है नए छात्रों की, मतलब नई जो ऊंचाई है औसत ऊंचाई वो है 115 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 4 आपका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न देखिए क्या है। मुकेश की उम्र 42 वर्ष है और उसके पुत्र की 12 वर्ष है। उस समय के कितने वर्ष के बाद लड़के की उम्र पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। अभी मुकेश की उम्र 42 है और जो उसका पुत्र है उसकी उम्र 12 वर्ष है। कितने साल के बाद जो बेटा है बाप की आधी का मतलब पिता की उम्र का आधा हो जाएगा, ये पूछा है। हम इसको रेशो से सॉल्व करेंगे। अभी की जो मुकेश यानी मुकेश की और यहाँ पर उसके पुत्र की सन की जो रेशो है वो क्या है, 42/12, है ना। इसका अगर हम रेशो यहाँ पर निकालेंगे 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7:2। और यहाँ पर अगर हम बात करें कितने वर्षों के बाद हमें नहीं पता। अब इसका अनुपात क्या होगा, पिता की उम्र की आधी, मतलब अगर पिता की उम्र 2 है तो बेटे की 1 हो जाएगी, यही रेशो होगा ना। अब यहाँ पर इनके बीच का जो रेशो है, इनके बीच का डिफरेंस समान करना है। इसका डिफरेंस क्या है, 5, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1। अब इनका डिफरेंस समान करना है तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 7 की 2 इन दोनों की तो 1 से करेंगे और इसकी 5 से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर ये आ गया। देखिए इसका भी डिफरेंस 5, इसका भी डिफरेंस 5। अब हमें ये वाली उम्र पता है, जो इनके बीच के डिफरेंस है वो निकालनी है। यदि उम्र 42 है, यदि पिता की उम्र क्या है, 42 है, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर एज का, 3 वर्ष, है ना। और अगर पिता की उम्र 7 है, यहाँ पर ये 7 दिया है, तो उम्र का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 3। उम्र का डिफरेंस नहीं, अगर पिता की उम्र 7 है तो इनके जो साल बाद जो ये पूछा गया है ये डिफरेंस 3। अगर इसकी उम्र 42 वर्ष है तो इसमें क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से यानी 18 वर्ष। तो 18 साल के बाद पिता की उम्र जो है दुगनी हो जाएगी बेटे की उम्र से, या बेटे की जो उम्र है पिता की उम्र की आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ऐसे ही अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्या दिया गया है, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल
हुआ है और मोहन ने 40% प्राप्त किए हैं, किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, सपोज कीजिए पासिंग मार्क्स ये है ना, उसने 30% कम प्राप्त किए, कितने 15 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 40% अंक प्राप्त करता तो वो 35 अंक उसको अधिक मिलते, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आपसे कम और ज्यादा बोला गया है, मतलब इसमें इसने कम लिए और इसमें ज्यादा मिले, तो आपको क्या करना है, इनके जो प्रतिशत है इसका डिफरेंस कितना है 10, और इन दोनों नंबर को आपको जोड़ लेना है। तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 40। तो और हमें क्या निकालना है 100%, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 400 हो गए, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक है, 30% तो जरूरी है ही, और वो 15 अंकों से फेल हुआ, यानी 15 जो है वो कितने प्रतिशत हमें और चाहिए, 15 अंक 400 का कितने प्रतिशत है, ये हो गया आपका, देखिए 4 तिया 12 और 4 सते 28 लगभग हो गया, तो यानी 33.7%, यानी ऑप्शन सी जो है 33% अंकों की आवश्यकता है अगर उसे पास होना है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इसके मार्क्स निकालते, फिर ऐड करते इसको, फिर हम पासिंग मार्क्स निकाल के प्रतिशत निकालते, नहीं, यहाँ पर सीधा 15 अंकों की और जरूरत है उसको, तो सीधा हमने निकाल दिया और यही क्या आया हमारा आंसर है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 तथा अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या यहाँ पर बतानी है। सपोज कीजिए संख्याएं क्या है, ए बी सी और डी, ये चार संख्याएं हैं। अब देखिए प्रथम 3 का औसत यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 15 गुणा 3 यानी 45, और अंतिम 3 का पद 16 है, यानी b प्लस सी प्लस डी कितना होगा 16 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 48। अब यहाँ पर अंतिम संख्या दी गई है 19 है, अंतिम संख्या क्या है, ये क्या हो गई हमारी 19, तो b प्लस सी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। देखिए तो b प्लस सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आएगी 27, कितनी आएगी यहाँ पर, देखिए ये आएगी आपकी 29, कितनी आएगी यहाँ पर, ये b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 29, है ना। अब देखिए अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें, अगर हम इसमें a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी की वैल्यू रख दें 29 प्लस ये बराबर कितना होगा 45, तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी क्या निकल कर आएगी 16, यानी ऑप्शन 2 क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए ये जो आपका 5 वर्गमूल 5 गुणा 5 की पावर 3 डिवाइड, ये डिवाइड है 5 की पावर 3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए ये अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी किसी की पावर 1/2। तो देखिए 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 3/2 बराबर किसके है 5 की पावर a प्लस 2। अब देखिए आधार सभी का सेम है, जो संख्या गुणा में है उसको प्लस कर दीजिए, घातों को प्लस कर दीजिए, जो संख्या भाग में है उसके घात को माइनस कर दीजिए। शर्त है आधार सेम होना चाहिए, आधार सेम है तो देखिए ये गुणा में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भाग में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 3 कितना होता है 4, और 4 सही 1/2 कितना होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 4 सही 1/2,
यानी 9/2 माइनस 5/3 बराबर 5 की पावर a+2। ये क्या है, 3/2 है, सॉरी। जब आप इसको करोगे 5 की पावर यहाँ पर आपका क्या आएगा, 6/2 किसके बराबर होगा, 3, यानी 5 की पावर 3 आ गया। और ये क्या है, 5 की पावर a+2। यहाँ पर हम आधारों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घात 3 बराबर a+2। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1, यानी ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अर्धवृत्त जिसका एक कोण ABC है, व्यास AB बराबर 5 और AC अनुपात BC बराबर 3:4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। अब देखिए एक अर्धवृत्त है, सपोज कीजिए ये क्या है, यहाँ पर अर्धवृत्त है, ठीक है। अब इसका जो व्यास है वो क्या है, AB। अब इसमें एक कोण है ABC, तो ये C क्या होगा, परिधि पर कहीं पर होगा, है ना। अब जब ये परिधि पर है, आपको पता है अर्धवृत्त में अगर कोई कोण परिधि पर बनता है तो वो क्या है, अर्धवृत्त से बने तो वो है 90 डिग्री का। ये क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज। ए भी यहाँ पर 5 दिया गया है। अब देखिए AC कितना है, 3x सपोज कीजिए, और BC कितना है, 4x। इसका हम पाइथागोरस से आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा पाइथागोरस में जो 3 का कॉम्बिनेशन होता है 3, 4, 5। तो देखिए ये जो सबसे बड़े वाली है ये क्या होती है, कर्ण। ऐसे ही आपका 12 और 5 और आपका यहाँ पर हो जाता है 144 प्लस 25, ये हो जाता है 13 का कॉम्बिनेशन। ये क्या होती है, कर्ण, और ये 2 अदर भुजाएं होती है ना। तो सेम ऐसे जब ये क्या होगी, आपकी 5 हो गई तो ये क्या हो जाएगी, 3, और ये क्या हो जाएगी, 4। जब इनका 3:4 ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है ना। अब देखिए समकोण, इसको हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 का स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 25 बराबर 9 और 16 कितना होता है, 25x स्क्वायर। ये 25 से कट जाएगा, x स्क्वायर 1 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखेंगे तो देखिए यही आएगा। अब त्रिभुज ABC का यहाँ पर क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब हमें नहीं पता आधार और ऊंचाई में से कौन सा क्या है, लेकिन गुणा में है तो दोनों सेम ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। एक नाव अनुप्रवाह में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रतिकूल धारावाह में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे से खींची जाती है, तो धारा की गति। अब इसमें हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, नाव की गति धारा की दिशा में और नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में दी गई है ना। हमें क्या निकालना है, धारा की गति। अगर हमें ऐसा कोई निकालना हो, धारा की गति और धारा की दिशा और विपरीत दिशा में गति दी जाती है, तो इसका क्या करेंगे, इसको इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालकर 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर नाव की चाल शांत जल में पूछी जाती, नाव की चाल शांत जल में पूछी जाती, तो हम इन दोनों को प्लस करते और 2 से भाग दे देते, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता 12 किलोमीटर। लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर धारा की गति पूछी गई है, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे प्रश्नों को 100 मानकर करिए तो आपका आंसर, आपको प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सपोज कीजिए क्रय मूल्य क्या है उसका 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 100 का 120, क्योंकि उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो यानी 120। अब उसने क्या किया, इसको डबल पर बेचा। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचे, यानी नया जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 120 का 2 यानी 240%, है ना।
240 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 240, तो यहाँ पर आपका लाभ कितना आ जाता है, लाभ आ जाएगा 240 में से 100 घटाओगे यानी 140, है ना। अब ये 140 है, ये अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो कितना होता है 140/100 यानी 140%। सीधा आप 100 पे निकाल रहे हैं तो जो लाभ है वही प्रतिशत यानी 140%, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर है? आई होप आपको ये जो प्रश्न है समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, आज हमने 8 प्रश्न देखे, आगे भी हम और प्रश्नों को देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।